दोस्तों शर्मी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद जनाब। फैसला भी हो गया और हुक्म भी आ गया है। फैसला हो गया जनाब कि जनरल फैज़ हमीद साहब फैज़ाबाद धरना केस में कमीशन के रूबरू पेश होंगे और उनको हुक्म दे दिया गया है कि भाएं तुसी 8 जनवरी को पेश होना है। 8 जनवरी और साल होगा 2024, यानी इसी साल जनरल फैज़ हमीद साहब अपने तमाम तर क्रूफर के साथ जनाब फैज़ाबाद धरना केस के अंदर फैज़ाबाद धरना केस में एक मुलजम के तौर पर ये अपना एक बयान रिकॉर्ड कराने वहां पर पेश होने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो हुक्म या फैसला आया है ये सिर्फ एक ही शख्सियत की तरफ से आया है, वो भी जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए, और वो फैसला किसी और का नहीं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का है। और चूंकि ये फैसला आ चुका है जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, लिहाजा अब इसके अंदर किसी तरह का कोई शक व शुबा बाकी नहीं बचेगा कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब 8 जनवरी को फैज़ाबाद धरना कमीशन के रूबरू न सिर्फ पेश होंगे बल्कि अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल पर बात करने से पहले एक और हिस्सा है इसी खबर से मुंसलिक, वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब पेश होंगे बल्कि अब फैसला किया गया है कि एक और ऐसी शख्सियत भी एस्टैब्लिशमेंट के खुसूसी हुक्म पर फैज़ाबाद धरना केस में पेश होगी, जिसका पेश होना, जिसका बयान रिकॉर्ड कराना ना सिर्फ चौंका देने वाला होगा बल्कि जनरल फैज़ हमीद को यरका देने वाला भी होगा। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो भी बात करनी है वो बहुत नाप तोल के, बहुत सोच समझ के और बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात करनी है, क्योंकि वहां पर उनको चैलेंज करने वाली शख्सियत मौजूद होगी। और इतलात ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने 8 जनवरी को कमीशन के रूबरू पेश होना है, जबकि वो शख्सियत जिसने ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब को काउंटर करना है उसका बयान 7 जनवरी को रिकॉर्ड होने का इम्कान है। वो शख्सियत कौन सी है ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मामला कुछ ये है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन की तरफ से 2 मरतबा जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी किए गए थे कि जनाब आप आएँ। चूंकि ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर कायम किया गया था, लिहाजा जरूरी था कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, अदरवाइज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का जो है इम्कान वो मौजूद था। जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो उनको पहला नोटिस मिला था तलबी का, उसको उन्होंने यकसर नजरअंदाज कर दिया और उस नोटिस को किसी भी तौर पर पैरवी के लायक ही नहीं समझा। उसके बाद जनाब इस साल के आखिर में जनरल फैज़ हमीद साहब को एक और नोटिस भिजवाया गया फैज़ाबाद धरना कमीशन की तरफ से, और इस मरतबा नोटिस के लिए जो तरीकाकार था उसको जरा तब्दील किया गया। नोटिस को बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद साहब को भिजवाने की बजाय नोटिस को वजारत दिफा के जरिए GHQ भिजवाया गया और GHQ को हदायत की गई कि जनाब हमें ये बंदे का बयान रिकॉर्ड करना है, अपने इस बंदे को आगाह करें, उसको पाबंद करें कि जनाब उसने यहां पर आना है और आकर बयान देना है। असूली तौर पर तो जनरल फैज़ हमीद साहब को ये दूसरे समन के ऊपर ही अदालत के रूबरू पेश होकर, कमीशन के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा देना चाहिए था, लेकिन जनरल साहब ने इस मरतबा भी इस नोटिस के ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की। आपको मेरी एक वीडियो याद होगी, आज से को तकरीबन 5-6 दिन मैंने पहले की थी, और मैंने आपको उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो के अंदर आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि साबिक एस्टैब्लिशमेंट की 2 अहम तरीन शख्सियात पर हर तरह की मुलाकातों और राब्तों की पाबंदी लगा दी गई है और उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। इस वीडियो का थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो नकलो हरकत पर पाबंदी थी ये इसी सिनेरियो में लगाई गई थी कि जनाब आपने अब दाएं बाएं नहीं होना, और जब भी आपने जाना है आपको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के तहत सरकारी मेहमान बनाकर जो कमीशन है उसके रूबरू पेश किया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि 2 रोज पहले, आज से 2 दिन पहले, जनरल फैज़ हमीद साहब की रावलपिंडी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक मुलाकात हुई थी। ठीक है जी, और ये मुलाकात जनरल फैज़ हमीद साहब की ख्वाहिश पर हुई थी। जनरल फैज़ हमीद साहब इस मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से रियायत चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको किसी न किसी तरीके से ये फैज़ाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश होने से बचाया जाए, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर मैं वहां पर पेश होता हूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मादी की एस्टैब्लिशमेंट या प्रोजेक्ट इमरान खान से वाबस्ता हैं, और ऐसी सूरत में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो शायद एस्टैब्लिशमेंट के मौजूदा जो स्टांस है
اس سے جا کر وہ کانٹراڈکٹ کرے، لہٰذا مجھے کوئی سیف ایگزٹ دیا جائے۔ انفیکٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو شاید یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے کہ میری زبان نہ کھلائیں، میں آسان لفظوں کے اندر کھلی ڈلی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب وہاں پہ بھی سامنے حافظ جی بیٹھے، اب حافظ جی کہاں کسی سے یہ رکھنے والے ہیں؟ حافظ جی نے کہہ دیا ان کو آگے سے کہ بھائی آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ جائیں اور جا کر فیض آباد دھرنا کمیشن کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور جو سچ ہے وہ وہاں پر بتائیں۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ کسی طرح کی کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ یہ جو کمیشن ہے یہ اپنی کارروائی کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق۔ اور ساتھ جنرل صاحب نے فیض حمید صاحب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ بھائی جان شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ جس دن آپ میرے پاس آئے ہیں یعنی 2 دن پہلے ہی جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس کے TORs یعنی ٹرمز آف ریفرنسز کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اب یہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اپنے ان نئے TORs کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے بھی بلا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف مقدمات یا مختلف محکموں سے اس کاروائی کے سے منسلک ریکارڈ کو بھی طلب کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے وزارت داخلہ سے طلب کیے، جیسے انہوں نے IG آفس سے طلب کیے، جیسے انہوں نے انٹیلیجنس بیورو سے طلب کیے۔ اگر یہ ریکارڈ ISI سے بھی طلب کر لیا گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا، جس پر جنرل فیض حمید صاحب نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جناب میں 7 یا 8 تاریخ کو فیض آباد دھرنا کمیشن کے روبرو پیش ہو جاؤں گا۔ تو آگے سے پوچھا گیا 7 یا 8، ایک تاریخ بتائیں، 7 یا 8، تو جواب ملا کہ 8 تاریخ۔ انہوں نے کہا جناب 8 تاریخ فائنل، 8 تاریخ کو اب آپ جا رہے ہیں اور 8 تاریخ کو جا کر آپ وہاں پر بیان ریکارڈ کرائیں گے، جس کے بعد جناب جنرل فیض حمید صاحب ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس لطی فال چلے گئے، اور وہاں سے اب دیکھنا ہے کہ وہ کب برآمد ہوں گے 8 جنوری کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے۔ لیکن یہ خبر یہاں پر آ کر اختتام پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت جنرل فیض حمید صاحب فیض آباد دھرنا کیس میں کام کر رہے تھے، اس وقت وہ DGC کے عہدے پر موجود تھے، جہاں پر آج کل میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، اسی عہدے پر اس وقت یعنی جو ہے وہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے جناب فیض حمید صاحب، اور وہ DGC کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اچھا، اس وقت جب یہ جو DGC کے عہدے پر تھے جنرل فیض حمید صاحب، اس وقت DGISI تھے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب۔ ٹھیک ہے جی، نوید مختار صاحب بھی ایک بہت عمدہ شخصیت ہے۔ اچھا، نوید مختار صاحب کے احکامات اور جنرل فیض حمید صاحب کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ود دی پرمیشن آف ہز DG یعنی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب کے احکامات پر انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اپنے طور پر کچھ نہیں کیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس ملاقات میں بھی جنرل صاحب کا یہی ماننا تھا کہ جناب میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، مجھے جو احکامات ملے تھے میں نے ان احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب جنرل نوید مختار صاحب بھی فیض آباد دھرنا کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے، اور دھرنا کمیشن جو ہے وہ یا تو جنرل فیض حمید صاحب کے بیان کو ریکارڈ کرنے سے ایک دن پہلے یعنی 7 جنوری کو جناب نوید مختار صاحب کو طلب کر کے ان کا بیان ریکارڈ کرے گا، یا 9 جنوری کو طلب کر کے ان کا بیان ریکارڈ کرے گا۔ میرا یہ ماننا ہے، میری تک جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جناب نوید مختار صاحب کا 7 جنوری کو بیان ریکارڈ کیا جائے گا، تاکہ وہ جو بیان آئے گا DGC، اس وقت کے DGC یعنی جنرل فیض حمید صاحب کا، ان کے بیان کو جناب نوید مختار صاحب کے بیان کے ساتھ رکھ کر تولا جائے، دیکھا جائے کہ نوید مختار صاحب نے کون سی بات کی اور جنرل فیض حمید صاحب نے کون سی بات کی، اور کہاں کہاں پر کون کون سی چیز ایک دوسرے سے متصادم ہے، ٹکرا رہی ہے، اور پھر اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے جناب کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ جنرل صاحب کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہے، اور ہر گزرتا دن جنرل صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت سیاسی ماحول میں پروجیکٹ عمران خان کے اصل
आज बेनिफिशरी यानी इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट के किरदार हैं इनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बल्कि आज सुबह ही एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें बल्लेगा निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक की गई है। यानी यह बात कही गई कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको काला दम करार दिया है। ये फैसला दुरुस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो दरखास्त फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, इसको खारिज किया जाता है। और पेशावर हाई कोर्ट से ऑलरेडी ही टाटा गुड बाय आ गए। वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट आजकल फिर बहुत ही ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि तवज्जो का मरकज बनी हुई है, खास तौर पर मोहतरमा जरताज गुल साहिबा की एंट्री के बाद और रात गए तक वहां पर कयाम के बाद, और उनके लिए जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब के इस्लामाबाद से खुसूसी आमद के बाद, और उनको खुसूसी तौर पर रिलीफ दिए जाने के बाद, उनको राहदारी जमानत देने के बाद, उनको ये कहने के बाद जनाब के खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक माई का लाल नहीं है जो आपकी तरफ उंगली उठा सके। जब तक आप खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में हैं, कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन आपको इतने दिनों के लिए जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। आपने मेरे ख्याल से 7 या 9 जनवरी तक आपको जो है वो गुजरांवाला की अदालत में पेश होकर अपने आप को सरेंडर करना है। ये राहदारी जमानत सिर्फ इस एक मुकदमे के लिए है। इससे अलावा अदरवाइज पेशावर हाई कोर्ट तो ब्लैंकेट रिलीफ दे देता था ना कि जिस मुकदमे में भी आप मतलूब हैं, आपको गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, जमानत दी जाती है। इस मर्तबा ऐसा नहीं है। जरताज गुल साहबा के लिए जो हालात थे वो थोड़े से पेचीदा थे। अलबत्ता ये जो ऑफर की गई थी उनको कि अगर आपके पास रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं है तो आए मेरी तरफ, मेरे घर ले चलें, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो पेशावर के अंदर केपीके के अंदर ये जो ईमानदारी है, इसकी आखिरी मुद्दत का तयन कर लिया गया है। और ये आखिरी मुद्दत है 24 अप्रैल 2024 तक पेशावर हाई कोर्ट से ईमानदारी का जो वायरस है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तारीख आप आज के दिन की मेरी ये वीडियो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो तारीख मैं आपको दे रहा हूं, इस तारीख को भी नोट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल इसके ऊपर आप नोट करके दर्ज कर लें। 24 अप्रैल के बाद जनाब आपको जो है ना ईमानदारी ये पेशावर के अंदर नजर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जनाब इब्राहिम खान साहब का कैरियर पेशावर तक ही महदूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस के तौर पर वो रिटायर हो जाएंगे और उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होने के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी खैबर पख्तूनख्वा की कोई और सीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली होने जा रही है मुस्तकबिल करीब में, और अगर कोई होगी तो फिर देखना पड़ेगा। अलबत्ता मौजूदा हालात में ये वाले इम्कानात कम हैं। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब किसी भी तौर पर जो है वो ना इस वक्त दबाव लेने की उनकी कोई ख्वाहिश है और ना ही वो किसी तरह का दबाव लेने की वो जो है ना वो करते हैं। वो जो दबाव उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा होता है वो उल्टा दबाव पा देते हैं। जिस तरीके से उन पर दबाव डालने की कोशिश की ना, और लेकिन उल्टा गले पड़ गया उन्होंने कि नाल डिस्पीरियर भी जाएगा जो है वो बयान देने के लिए, तो नई मुसीबत पड़ गई जनाब फैज़ मीर साहब को। लिहाजा मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ ये जो टेबल है इसको टर्न होते देखेंगे और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ हालातों वाक़यात में तब्दीली आएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर टिकटों की तकसीम और टिकटों की वापसी का अमल होगा और ये सब कुछ देखने से ताल्लुक़ होगा। इलेक्शन के अंदर जितना टाइम रह गया है, बाकी जितना टाइम रह गया, मेरा ख्याल है कोई 25-26 दिन 28 दिन रह गए हैं। ये 28 दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर हंगामा खेज होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 28 दिन रह गए हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी सियासी जमात मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को इंतखाबी मुहिम को शुरू करने की हिम्मत हो रही हो। अभी नहीं होगी, अभी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हालात कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तब्दील होंगे और हमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स का मुशाहिदा करने का मौका मिलेगा जो शायद हमारे सियासी निज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि धचकों से सियासी निज़ाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मुझे लगता है कि कहीं ये ज़मीन बोझ सही ना हो जाए। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।